Okay, we will start. गुड मॉर्निंग बच्चे। आज अभी काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया है। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें बेटा, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम मेजर दो पार्ट में बात करते हैं, एक केमिकल काइनेटिक्स और एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो होते हैं केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री दो पार्ट में हम बेसिकली इसको करते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट हमारा नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस है, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स बोल रहे हैं, ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट वो पार्ट है उतना ही पार्ट क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारा इम्पोर्टेंट है। इन लास्ट ईयर्स और हम कह सकते हैं रिसेंट ईयर्स में हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और लास्ट ईयर्स में भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री से हमारे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो हमारा रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो डीके होता है, दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, उसको हम आगे करेंगे किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल काइनेटिक्स अगर हम बात करें, जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस है उसकी टाइम डिपेंडेंसी को बताता है। किस चीज को बताता है? टाइम डिपेंडेंसी, कि कितने टाइम में हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी या कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए टाइप्स ऑफ रेट की हम बात करें, रेट क्या है बेसिकली, अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शंस में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, मोल्स होगा, प्रेशर होगा, है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या कह रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट। तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब ये डेल्टा सी क्या हो सकता है, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए हो सकती है या प्रोडक्ट के लिए हो सकती है। तो प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट मिनट, है ना, पर मिनट में कितना रिएक्टेंट हमारा कंज्यूम हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उस तरीके से, दैट इज एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट की अगर हम बात करें, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट हम बात करते हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो डेल्टा टी है दैट टेंड्स टू डी टी, वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें अगर हम बात करें ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रेट, कंसंट्रेशन हमारी कुछ इस तरीके से डिक्रीज होगी। तो इस ग्राफ पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट, ठीक है, ये स्लोप, तो दैट गिव्स, यहां पर जो हमारा रेट होगा दैट रेट इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम क्या करते हैं, dt इन प्लेस ऑफ डेल्टा टी, कंसंट्रेशन चेंज। तो यहां पर रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन हमारी क्या हो रही है बेटा जी, रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव, डीपी बाई डी टी हमारा पॉजिटिव होगा। रिएक्शन रेट्स एंड स्टोकियोमेट्री, रिएक्शन रेट्स की अगर हम बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू स्टोकियोमेट्री, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है बेटा जी स्टोकियोमेट्री। अगर स्टोकियोमेट्री चेंज करोगे, है ना, तो हमारा रेट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, दे हैव स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी एंड डी। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। यहां पर अगर हम बात करें रेट विद रेस्पेक्ट टू, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए अगर हम बात करते हैं, दैट इज -1 बाई ए डेल ए बाई डेल्टा टी। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ए। यहां पर अगर हम बात करें डेल ए बाई डेल टी इज रेट ऑफ disappearance of A, rate of disappearance of A, ठीक है, एंड डेल बी बाई डेल टी ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, है ना, इट इज नॉट रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप इसको बी से डिवाइड कर रहे हो, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हो, देन इट इज गिविंग रेट ऑफ रिएक्शन।
क्या दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली डेल सी बाय डेल्टा टी, डेल डी बाय, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय डेल्टा टी। तो दीज अगर आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, अगर डिवाइड नहीं करते हो तो दैट गिव्स रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। तो यहां पर अगर मैं डेल सी बाय डेल टी की बात करता हूं तो वो क्या होगा बेटा जी, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है। तो इट वाज, है ना, वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसी के बेसिस पर है। कंसीडर द केमिकल रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, the rate of this reaction can be expressed in the form of, उसी के बेसिस पर है। तो हम क्या करेंगे, जो रेट आएगा, रेट विल बी इक्वल्स टू माइनस, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय dt कर देंगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बेटा जी, इसका 1, इसका 3, इसका 2, माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय dt, ठीक है, प्लस, सॉरी 1/3 आएगा, और ये प्लस 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय dt। दिस विल बी द रेट, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, अमोनिया और नाइट्रोजन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं आ सकते, है ना। अगर आएगा तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको या तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का रिलेशन देगा, हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, है ना, डिसअपीयरेंस का रिलेशन दिया जाएगा, है ना। मैं रेट की बात नहीं कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस दिया जाएगा, इनडायरेक्टली आपको वैल्यू दी जाएगी, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कंसंट्रेशन, डेफिनेटली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, अगर बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर लेके चल रहे हो, तो आफ्टर सम टाइम 1 मोलर में से 0.8 मोलर बचा है, तो 0.8 के रेस्पेक्ट में रिएक्शन चल रही होगी फिर, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या जाता है बेटा जी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज। टेम्परेचर, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट क्या है कि पर यूनिट टाइम कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है या प्रोडक्ट बन रहा है, वो विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमारा जनरली इंक्रीज ही होता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में, है ना। रेट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बेसिकली अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट में, तो गैसियस रिएक्शन बेटा जी वे फास्टर, है ना, गैसियस रिएक्शंस आर फास्टर या वेरी फास्टर देन लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड से हमारी जो गैसियस रिएक्शंस होंगी, दोज आर वे फास्टर। फिजिकल साइज, अगर आपके रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट्स होंगे, तो वहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा जी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी, प्रॉपर कोलिजन नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट स्लो रिएक्शन, सिंपल मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के H2N2 इस तरीके से, तो रिएक्टेंट आपकी रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। केमिकल नेचर की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ बॉन्ड्स पे बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, कि आपकी रिएक्शन में ड्यूरिंग द रिएक्शन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मोस्ट अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है ये, नेचर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ बेसिकली हम बात कर रहे हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के कैटलिस्ट क्या करेगा, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथवे, एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड होगा वाया कैटलिस्ट, ठीक है, अल्टरनेट पाथवे होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है बेटा जी, डिक्रीज, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। ये सब चीजें हम आगे जाके बात करेंगे। और रेट लो, तो दिस लाइक दिस, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स,
कैटलिस्ट। तो हम बेसिकली हम जो बात करने वाले कंसंट्रेशन की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है, कैटलिस्ट की थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, इसमें आप और भी टर्म्स ले सकते हो बेटा। प्रेशर हो सकता है ना, पोलैरिटी हो सकती है, एंड पीएच भी हो सकता है। जो हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, पीएच भी हो सकता है, प्रेशर ऑफ सिस्टम भी हो सकता है। तो उन पर भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, रेट लो अगर हम बात करें, रेट लो क्या है बेटा जी, रेट लो अगर हम किसी भी एक जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, आर इज कन्वर्टिंग टू पी, आर इज कन्वर्टिंग, रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो इसके लिए अगर मैं रेट लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एन। रेट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो दैट कैन बी रिटन एज माइनस डी आर बाई डी टी। क्या लिखा जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो माइनस डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू के इंटू आर की पावर एन। एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, या रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां पर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड के क्या है बेटा जी, के इज रेट कांस्टेंट। क्या है, के इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट है, डिपेंड्स किस चीज पे करेगा ये, रेट कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट डिपेंड ओनली टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, के की यूनिट क्या आएगी बेटा जी, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के दैट विल बी कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम की पावर -1। कंसंट्रेशन जनरली मोल पर लीटर में लेके चलते हैं, 1 माइनस एन और टाइम की पावर -1, दैट इज यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है, रेट लॉ। जनरली हम अगर हम बात करें, इसी को अगर मैं लिखता हूं तो रेट कैन बी रिटन एज रेट इज इक्वल्स टू के इंटू आर की पावर एन, है ना। इस तरीके से भी अपन लिखते हैं, जनरली हम इस तरीके से लेके चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू आर की पावर एन। जब हम इसको यूज करते हैं तो यहां से हम रेट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ड्राइव कर रहे होते हैं। क्या ड्राइव कर रहे होते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बेसिकली कोई रिएक्शन हुई ए प्लस बी दैट गिव्स प्रोडक्ट पी, ए प्लस बी से आपको एक प्रोडक्ट मिला पी। तो यहां पर जब हम इसके लिए रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एम और बी की पावर एन। तो बेसिकली रेट लो एक्सप्रेशन में जो हमारे पावर्स हैं, जो कंसंट्रेशन की पावर्स हैं, दीज आर द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए, वो क्या हो जाएगा बेटा जी, एम। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, वो क्या हो जाएगा, एन, है ना। कि अगर हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में एम ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में एन ऑर्डर है ना। और ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा जी, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा दैट विल बी सम ऑफ दीज पावर एम प्लस एन। ठीक है, ऑर्डर ये कैसे आएगा, एक्सपेरिमेंटली। कैसे आएगा, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एंड इट कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, है ना। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है,
0 1 2 3 1/2 -1/2 कुछ भी हो सकता है ऑर्डर। ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ सकती है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। क्लियर है? दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर है, दैट पावर गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। क्लियर है? एग्जांपल्स शोइंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करें 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, तो इसके लिए जो रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं बेटा जी, दैट इज क्या है, रेट के एन रेट इक्वल्स टू के इंटू N2O5 की पावर 1। तो ऑर्डर क्या हुआ? 1। क्या हुआ? 1। ठीक है, ऑर्डर इज 1। वहीं पर ब्रोमाइड आयन प्लस BrO3 एसिडिक मीडियम में कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, Br2 बनता है। ठीक है, इसके लिए रेट जो है वो ब्रोमाइड आयन की रेस्पेक्ट में 1, ब्रोमेट आयन की रेस्पेक्ट में 1 एंड H प्लस की रेस्पेक्ट में 2 है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? 4। क्या हो गया? 4। H2 पैरा और ऑर्थो है ना, पैरा हाइड्रोजन ऑर्थो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो रेट हमारा पैरा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 3:2 है। इस तरीके से हम बात करते हैं। यहां पर ये पॉइंट मैंने लिखा है, इसको ध्यान में रखना। कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, क्या है? कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो उसके लिए बेटा जी ऑर्डर जो होगा दैट इज 0। क्या हो? कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्या कह रहे हैं हम, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसके लिए ऑर्डर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में 0 है। ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रेट जो होगा, है ना, इन रिएक्शन के लिए बात करते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने आएंगे उतने ही वो मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, अब यहां पर हम बात करें N2O5 में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है बट ऑर्डर 1 है। ठीक है, NO2 प्लस CO NO गिव्स, तो यहाँ पर NO2 का ऑर्डर 2 है, CO के रेस्पेक्ट में 0 है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अकर्स इन कॉम्प्लेक्स वे, है ना। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दैट मींस दे इन्वॉल्व मोर देन वन स्टेप। ठीक है, तो उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बेसिकली ए रिएक्शन दैट अकर्स इन सिंगल स्टेप, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का जो सिंगल स्टेप है वो एलिमेंट्री कहलाता है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगा दैट इज इक्वल टू मोलिकुलैरिटी। क्या होगा? मोलिकुलैरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो हमारा होगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं जो मोर देन वन स्टेप में होगा, मोर देन वन एलिमेंट्री रिएक्शंस होगी, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी क्या होगी बेटा जी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मोलिकुलैरिटी कहां से आएगी? एलिमेंट्री स्टेप से। कहां से आएगी? एलिमेंट्री स्टेप से। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होगी। ठीक है, मोलिकुलैरिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बेसिकली कोलिजन्स की हम बात कर रहे होते हैं। जैसे अमोनियम नाइट्राइट है, N2 में जा रहा है 2H2O, तो मोलिकुलैरिटी 1 है। वहीं से अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स दैट अपीयर इन रेट लॉ। जो कंसंट्रेशन पावर का कंसंट्रेशन की पावर है उसका सम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इट इज ऑलवेज ए होल नंबर, जीरो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, है ना। मॉलिक्यूल हाफ नहीं हो सकता, है ना, जीरो नहीं हो सकता। इट मे बी जीरो, फ्रैक्शनल और एन इंटीजर। इट इज derived फ्रॉम द RDS इन द मैकेनिज्म। जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग है ना, मैंने क्या कहा था, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका जो रेट डिटरमाइनिंग होगा, स्लोएस्ट स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग क्या होता है बेटा जी? स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बोल दो या रिएक्शन बोल दो, उसको हम RDS बोलते हैं। इट इज derived फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन। थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। रिएक्शन विद मोलिकुलरिटी मोर देन 3 आर वेरी रेयर। वहीं पर 4 से ज्यादा ऑर्डर इज वेरी रेयर। मोलिकुलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर प्रेशर पर आपका ऑर्डर डिपेंड करेगा। ठीक है, दीज इट इज अ टेबल ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर।
उसके लिए मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है। अगर हम बात करें माइनस डी ए बाई डी टी जीरो, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर। ठीक है, ये आप लोगों को याद होंगे। एटी, अगर हम इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर दिस जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, एटी इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी आता है। वहीं पर अगर फर्स्ट ऑर्डर की हम बात करते हैं, उसके लिए हमारा एल एन ए टी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के इक्वल्स टू वन बाई टी एल एन ए नोट बाई ए टी, फॉर योर सिंप्लीफिकेशन। सेकेंड ऑर्डर के लिए वन बाय ए टी माइनस वन बाय ए नॉट इक्वल्स टू के इंटू टी। ठीक है, ये किसके लिए? nth ऑर्डर के लिए। किसके लिए? nth ऑर्डर। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, है ना, यहाँ पे लिख लेना n डज नॉट इक्वल्स टू वन। ये n डज नॉट इक्वल्स टू वन के लिए वैलिड है बेटा। n इक्वल्स टू वन हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है। यहाँ पर n आपका जीरो हो सकता है, टू हो सकता है ना, जीरो टू इस तरीके से। वन के लिए ये वाली हमारा वैलिड नहीं है। लीनियर ग्राफ, ए टी वर्सेस टी का ग्राफ लीनियर बनता है, इसमें एल एन ए वर्सेस टी का ग्राफ हमारा लीनियर आता है। ठीक है, और यहाँ पर वन ए वर्सेस टी का ग्राफ लीनियर होगा, ये हमारा वन बाई ए टी की पावर एन माइनस वन। टी हाफ, बेसिकली हाफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाफ लाइफ। जब आपका रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, है ना, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? हाफ लाइफ क्या है बेटा जी? व्हेन ए नॉट कन्वर्ट्स टू ए नॉट बाय टी टाइम, दैट टाइम इज कॉल्ड टी हाफ। वो टाइम जिसमें आपके रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो जाए? हाफ। अगर हम एक मोल लेके चल रहे हैं, दैट इज कन्वर्टेड टू वन बाई टू, तो उसमें से हाफ क्या हो चुका है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, यहां पर ये जो हमने जो भी रिलेशंस लिखे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है ना बेटा रिएक्टेंट का, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज वन। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज वन। इस चीज को हम ध्यान में लेके चलते हैं। अगर रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन है तो आप डायरेक्टली ये रिलेशन लगा सकते हो। बट अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मैं बात कर रहा हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, एन ए गिव्स पी, एन नंबर ऑफ ए है ना, एन मोल्स ऑफ ए गिव्स पी, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसके लिए जब मैं रेट लो लिखूंगा, वन बाय एन डी ए बाय डी टी डिवाइड बाय, है ना, डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू के इंटू ए। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर ये जो के है, दिस के इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। क्या है बेटा जी? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। क्या है? फॉर द गिवन रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज के, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं, एन को मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, माइनस डी ए बाई डी टी। तो ये क्या हुआ? के इंटू एन ए। एन इंटू के को मैं क्या लिख रहा हूं? के डैश। क्या लिख रहा हूं? के डैश। ठीक है, दिस के डैश। ठीक है, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के डैश इंटू ए। यहां से अब जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? दैट इज के डैश। क्या होगा? दिस के डैश इज, इधर क्या है हमारे पास? अब बताओ जरा मुझे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? माइनस डी ए बाई डी टी। मनीष, क्या बोलेंगे इसको? हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे क्या? मनीष गुप्ता, मनीष, आर यू देयर? के डैश इज रेट ऑफ अपीयरेंस बोलेंगे सर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना, रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये हमारा कांस्टेंट चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। इस पर जेई एडवांस ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे बेटा। ठीक है, वो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दे देगा, है ना, और रेट कांस्टेंट दे देगा रिएक्शन का। क्या दे देगा? रेट कांस्टेंट। और आप डायरेक्टली क्या करोगे?
है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेंशन करके बोलेगा ये तो बहुत सिंपल दिया था, है ना, सिंपल तो था, बट वो जो आपने कांस्टेंट के यूज करा है ना, वो रेट वाला कांस्टेंट यूज किया। ठीक है, अरे बोल दो। तो Yes, अब sir. यहाँ पर जब हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं ना, के डैश इज इक्वल्स टू 1/t ln a नॉट बाय ए टी, तो होगा क्या कि अगर आपको टाइम निकालना है या के डैश यूज करना है, तो रेट कांस्टेंट रिएक्शन का गिवन होगा आपको, या निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आप रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जो निकालोगे ना, वो एन इंटू के की फॉर्म में निकालोगे। किसकी फॉर्म में? एन इंटू के। अगर के डैश निकाल लिया, एन से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना? एन से डिवाइड कर देना, तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अरे बोल दो। Yes, sir. चलें आगे। ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया है R2P वाज मेजर्ड, है ना, फंक्शन ऑफ टाइम, फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। अच्छा, स्यूडो ऑर्डर है, उसके बाद हाँ मेथड्स टू डिटरमाइन द, तो करना क्या है, यहाँ पर हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या यूज करेंगे बेटा जी? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। हमें डाटा गिवन है, बेसिकली व्हाट वी विल डू, फाइंड के, रेट कांस्टेंट निकालेंगे फॉर डिफरेंट ऑर्डर। हम स्टार्ट करेंगे जीरो से, है ना, 0 1 2। अगर जीरो में के की वैल्यू दो डाटा को यूज करके सेम आ रही है, तो वहां से हम लिख लेंगे, है ना। अगर के सेम है तो जीरो ऑर्डर, के फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर। तो के फॉर जीरो ऑर्डर अगर मैं चेक करना चाहूँ, है ना, ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको चेक ही करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। फॉर जीरो ऑर्डर अगर हम बात करें, के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी? के इक्वल्स टू nth ऑर्डर वाली इक्वेशन, उसमें क्या करोगे बेटा nth ऑर्डर से? टाइम के रिलेशन है, ए की पावर n-1, क्या करना चाह रहे हो? nth ऑर्डर में फिर n इक्वल्स टू 1 नहीं यूज हो रहा ना, तो यहां पर हम बात करेंगे ए नोट माइनस ए टी डिवाइड बाय टी, कि ए नोट से ए टी जाने में कितना टाइम लिया है, उसमें हम के निकालेंगे। अगर मैं के वन यूज कर रहा हूं, पहले एक और एक दो, इन दो डाटा को यूज करके, ठीक है, तो के वन जो आया उसकी हम बात करते हैं। ए नोट हमारा 1 मोलर है ना, 0.75 मोलर है, डिवाइड बाय टी कितना लिया है? 0.05। कितना लिया? 0.05। तो यहां से 0.25 डिवाइड बाय 0.05, तो वैल्यू क्या आई बेटा जी? 5। क्या वैल्यू आई? 5। ठीक है, सेकंड के टू अगर मैं निकालता हूं, तो के टू अगेन 1 से, है ना, अब मैं जो वैल्यूज ले रहा हूं बेटा, वो ये वाली वैल्यूज ले रहा हूँ, 0.4, और टाइम ले रहा हूँ 0.12। 1 से वो कहाँ गया? 0.40 में, टाइम कितना लगा? 0.12 मिनट। ठीक है, तो यहां से 0.60 डिवाइड बाय 0.12 इज इक्वल्स टू 5 आएगा ये भी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज बेटा जी क्या है? सेम है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कॉन्स्टेंसी ऑफ के क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा जी? क्या रिप्रेजेंट करेगा कि दिस इज First order. जीरो ऑर्डर। फर्स्ट कहाँ किया अभी हमने? ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे थे अभी हम। अगर ये वैल्यू के के लिए सेम नहीं रहती, तो हम क्या करते? फिर हम फर्स्ट ऑर्डर पे जाते बेटा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1/t ln, है ना, ए नॉट बाई ए टी। यहां से आप डाटा को यूज करके कुछ के की वैल्यूज निकालो, एक दो, अगर वैल्यू सेम आ रही है तो सही है, और अगर नहीं आ रही है तो फिर आप कौन सा यूज करोगे? 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल्स टू के इंटू टी। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया बेटा जी? सेकंड ऑर्डर। तो दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। बेसिकली होता क्या है स्यूडो ऑर्डर में, कि ओवरऑल रिएक्शन के लिए ऑर्डर इज डिफरेंट, है ना, बट होगा क्या कि वहां पर आइदर वन रिएक्टेंट और मोर देन वन रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन एक्सेस, है ना। हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें से एक एक्सेस अमाउंट में है। किसमें? एक्सेस अमाउंट में। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो वहां पर जो हमारा एक्सेस में है, उसकी कंसेंट्रेशन जो डिक्रीज हो रही है ना, जैसे हमने एक बात करी, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, है ना, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट।
t0 पर ये a है, ये b है, ठीक है, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, रेट इक्वल्स टू k a की पावर n b की पावर n, ठीक है, ऑर्डर a के रेस्पेक्ट में n है, b के रेस्पेक्ट में m है। अब अगर आपने b बेसिकली कांस्टेंट कह के चल रहे हो, बेसिकली हम कह रहे हैं कि b की कंसंट्रेशन जो है ना बेटा वो वेरी लार्ज है विद रेस्पेक्ट टू a, दैट मींस x जो डिसोसिएट हो रहा है या b कंसंट्रेशन हमारी b नोट जो है उसके रेस्पेक्ट में जो x है ये वेरी स्मॉल है, क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। तो हम कह के चलते हैं कि b की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रही, क्या रही, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है जितना a की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम उसको मान लेते हैं जीरो, क्या मान लेते हैं, जीरो, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर b, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b हम क्या कह देंगे, जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b हम क्या कह देंगे, जीरो। तो b को हमने हटा दिया, तो यहां से जो रेट बना, रेट विल इक्वल्स टू k डैश a की पावर n, वेयर k डैश इक्वल्स टू k इंटू b की पावर n, इसको m कर दो, ठीक है। तो जो b की कंसंट्रेशन है उसकी पावर m हम लेके चलते हैं। अब इसमें दो केसेस हैं, है ना, एक केस तो मैंने आपको बता भी दिया, केस वन हम कर चुके हैं बेसिकली, उसी को दोबारा देख लो थोड़ा सा, b नॉट a is very very large as compared to concentration of a naught, then b minus x is constant, that is equals to b naught, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर b आपका क्या है बेटा जी, कैटलिस्ट है, क्या है, b आपका कैटलिस्ट है, तो उस केस में कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी, जितना वो कंज्यूम हो रहा होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन उतना ही वो बन रहा होगा, ठीक है। देन कंसंट्रेशन ऑफ बी वो क्या रहेगी बेटा जी, कांस्टेंट, क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि बी आपका क्या है, सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट, ये हम लेके चलते हैं किसमें, एस्टर के हाइड्रोलिसिस में, किसमें, एस्टर के हाइड्रोलिसिस में वाटर हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट, वो लार्ज एक्सिस में होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम कह के चलते हैं बेटा जी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, क्योंकि लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट है और हमारा एस्टर का अमाउंट उसमें बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट को हम विद रेस्पेक्ट टू जीरो मान के ओनली एस्टर की कंसंट्रेशन मान के चलते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्वेंट विल बी कांस्टेंट एंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू दैट विल बी जीरो, ठीक है, बोलो हाँ है ना, यस सर। ठीक है। इस तरीके से हम बात करते हैं। चलो, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो अभी हमने डाटाबेस पे बात करी थी, एक तो मेथड है इनिशियल। अब इनिशियल रेट मेथड क्या है बेटा जी, बाय कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इनिशियल रेट्स ऑफ ए रिएक्शन बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट व्हाइल अदर्स आर केप्ट कांस्टेंट, कि आपकी कोई रिएक्शन है, रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट में लेके चला, तो आपने क्या करा कि इसके लिए रेट होगा कुछ, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर क्या होगा, बोलो, अरे बोलो, ए की पावर हम ए लिख सकते हैं, बी की पावर हम बी लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना, दिस इज इनिशियल रेट, है ना, अरे हाँ है ना। इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट, ठीक है, देन फॉर two different values of concentration of A, two different values of concentration of A, तो रेट ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना बेटा, ठीक है, बोलो हाँ है ना। दैट इज, अगर हम बात करें, एक कंसंट्रेशन ए नॉट वन होगी, ए नॉट वन, एंड दूसरी कंसंट्रेशन आपने लिख ली ए नॉट टू, ठीक है, बी कांस्टेंट है, उसके रेस्पेक्ट में वो जीरो हो जाएगा, है ना, उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, ऑर्डर जीरो। तो रेट हमारे जो आर वन होगा डिवाइड बाय आर टू कर लेंगे, तो यहां से रेट कांस्टेंट हमारा के, ठीक है, ए नॉट की वन की पावर ए डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ए नॉट जो टू लिया है उसकी पावर ए, ठीक है। तो रेशियो हम निकाल लेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए हमारा रेट कांस्टेंट
आ जाएगा। ठीक है ना। बाय सॉल्विंग दिस वी कैन कैलकुलेट, सॉल्विंग ए कैन बी फाइंड आउट। ठीक है, और अगर ए मिल जाएगा, फिर अगर आपको बी के रेस्पेक्ट में कि उसने एक बार बी को कांस्टेंट रखा, एक बार ए को कांस्टेंट रखा, लेट्स सपोज बी को बोल दिया बी कांस्टेंट है, ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स की, तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स, है ना। क्या कहा मैंने कि अगर ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ए की डबल की तो रेट 4 टाइम्स हुआ, और अगर ए की कंसंट्रेशन हमने क्या की सॉरी कांस्टेंट रखी, बी डबल किया तो रेट बिकम्स 2 टाइम्स। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, जो हमने ऊपर यूज किया है, दैट इज इट इज मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मेथड है, क्या करना है बेटा जी इसमें, है ना, कैलकुलेट करना है क्या, के कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स, 0 है ना, 1 2 उनके लिए, 0 के लिए के निकाल लेंगे, फर्स्ट के लिए के निकाल लेंगे, है ना, जिससे भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, है ना, कंसिस्टेंसी ऑफ के विल प्रूव दैट के ऑर्डर 1 है या 2 है। इसमें आपका एक रिएक्टेंट होगा, क्या होगा, एक रिएक्टेंट। 0 के लिए के की वैल्यू अभी लिखी थी, बार बार लिखेंगे ताकि याद हो जाती हैं, 1 0 - 80 डिवाइड बाय टी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इक्वल्स टू 1/t ln A0/80, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर के लिए 1/AT - 1/A0 इक्वल्स टू KT। ठीक है, तो इनमें से आप डाटा यूज करके वैल्यूज निकाल लोगे, जो क्या के की वैल्यू कांस्टेंट देगा वही हमारा ऑर्डर बन जाएगा। मेथड ऑफ हाफ लाइफ, है ना, अगर फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/k है, विद रेस्पेक्ट टू ए वो क्या हो जाएगा, ए नोट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट, है ना। nth ऑर्डर के लिए हम बात कर रहे हैं जहां पर n डज नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो टी हाफ क्या होता था बेटा, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर n-1। टी हाफ इज इक्वल्स टू, है ना, ये प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर n-1। तो यहां पर आपको दो डाटा गिवन होंगे, ए नोट की कंसंट्रेशन अगर कुछ है तो टी हाफ 1 है, ए नोट की कंसंट्रेशन आपने डिक्रीज करी तो टी हाफ आपका डिक्रीज या चेंज हुआ। तो उस तरीके से हम बात करते हैं, टी हाफ 1 डिवाइड बाय टी हाफ 2, दैट विल बी इक्वल्स टू ए नॉट 2, है ना, ये इसके लिए सेकंड वाले के लिए, इस सेकंड वाले के लिए जो होगा वो हमारा डाटा आएगा, उसकी पावर n-1 डिवाइड बाय ए नॉट 1 की पावर n-1। ठीक है, यहां से आप क्या लोगे, लॉगरिदम, है ना, log टेक log बेस 10 बोथ साइड्स। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा जी, लॉगरिदम ऑफ t 1/2 1 t 1/2 2, that will be equals to n-1 log ए नॉट, कौन सा आएगा, 2 वाला, कौन सा आएगा 2, ए नॉट 2 डिवाइड बाय ए नॉट 1। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, लॉग की कुछ वैल्यूज गिवन होंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। पोस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड क्या है, सेम है जो हमने अभी कांस्टेंट वाली बात करी थी। ठीक है, व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, मोर देन 1 होगा, लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, जो हमने क्वेश्चन किया था ना, अभी यहां पर बात करी थी ना मैं, ये वाला इनिशियल रेट मेथड लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम क्या करते हैं, रेट विल बी, लेट्स सपोज दैट डिपेंड्स ऑन ए बी एंड सी, इसके रेस्पेक्ट में ए है, इसके रेस्पेक्ट में बी, इसके रेस्पेक्ट में सी। तो बी और सी को हमने एक्सेस में मान लिया, किसमें मान लिया, एक्सेस में। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या है, वेरी लार्ज, क्या है, वेरी लार्ज, तो उसके रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, लार्ज देन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो रेट विल बिकम k इंटू ए की पावर एंड दिस विल बी k डैश, क्या बन जाएगा, k डैश। ठीक है ना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए, है ना, बी एंड सी को कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट मानकर हमने k डैश से इंक्लूड कर लिया उसको। नाउ कैलकुलेट ए,
by varying the concentration of. Now find A by using previous methods कि A को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. हमारे सिलेबस में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. अब यहाँ पर प्रेशर मेजरमेंट है. क्या है? प्रेशर मेजरमेंट. कि अगर आपका रिएक्शन गैसियस है, कैसी है? गैसियस रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट लो है उसको प्रेशर के टर्म्स में आप किस तरीके से लिख सकते हो. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने करना क्या है बेटा, मैं वो आपको बता देता हूं. K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग, हमारे पास क्या था? A नॉट डिवाइड बाई ए टी. जो भी हमारा रिएक्टेंट है ना, A नॉट और ए टी को हमें प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में लेके आना है. किसके टर्म्स में? ये जो A नॉट है, ए टी है, इसको हमको प्रेशर या वॉल्यूम या ऑप्टिकल रोटेशन उसकी फॉर्म में हम लेके आते हैं. ठीक, तो यहां से अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए की मान लू A नॉट, ये 0 रहेगा. A नॉट माइनस एक्स हुआ तो ये कितना बना? एन टाइम्स ऑफ एक्स. ठीक है, इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट, तो पी नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा जी? ए नॉट के प्रोपोर्शनल. किसके प्रोपोर्शनल? जो भी हमारे मोल्स रहेंगे ए के, उसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा. बोलो हाँ है ना. टेम्परेचर प्रेशर, सॉरी, हम टेम्परेचर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल मोल्स. अब पी टी जो होगा वो एट टी जो मोल्स है उसके प्रोपोर्शनल, दैट विल बी ए नॉट माइनस एक्स प्लस एन एक्स. तो यहां से इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो हो जाएगा ए नॉट प्लस एन माइनस वन एक्स. हमें क्या चाहिए, है ना? अगर मैं ए नोट की बात करता हूं बेटा, ए नोट क्या है? ये. और ए टी क्या है? दैट विल बी इक्वल्स टू ए नोट माइनस एक्स. बोलो हाँ है ना. तो हमें ए नोट माइनस एक्स चाहिए. क्या चाहिए? ए नोट माइनस एक्स. तो पीटी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? पीटी इज, इस ए नोट को रिप्लेस करके मैं लिख रहा हूं पी नोट प्लस एन माइनस वन एक्स. तो एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली मुझे. किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की. पी नोट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, पी टी माइनस पी नोट डिवाइड बाय एन माइनस वन, डिवाइड बाय एन माइनस वन जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. जो हमारे एक्स मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, है ना. यूजिंग दिस हम क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? ए नोट माइनस एक्स. क्या निकाल सकते हैं? ए नोट माइनस एक्स. देयरफॉर ए नोट माइनस एक्स वो क्या हो जाएगा बेटा? उसके प्रोपोर्शनलिटी पी नोट माइनस पी टी माइनस पी नोट डिवाइड बाय एन माइनस वन. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. एन माइनस वन पी नोट माइनस पी टी प्लस पी नोट डिवाइड बाय एन माइनस वन. ए नोट माइनस एक्स की वैल्यू इसके बराबर है ना. ये प्रोपोर्शनलिटी है. और इसको हम क्या कह सकते हैं? एन पी नोट माइनस पी नोट आएगा, वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां से आएगा एन पी नोट माइनस पी टी प्रेशर है टी डिवाइड बाई एन माइनस वन. तो ए नोट माइनस एक्स की जगह हमारी ये वैल्यू आने वाली है. ए नोट माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे और ए नोट की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे. तो बेटा प्रेशर की टर्म्स में हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा? के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग, है ना. ए नोट की जगह क्या रखेंगे? पी नोट. और ए नोट माइनस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? एन पी नोट माइनस पी टी डिवाइड बाय एन माइनस वन. ऊपर ले जाओ. कहां ले जाओ? ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू एन माइनस वन, है ना. अब देखो इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. अगर ये रिएक्शन कराई गई है ना, आइसोप्रोपेन का डिकम्पोजिशन हो रहा है. यहां पर जो मैं बता दूं, एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ रिएक्टेंट. फ्रॉम वन मोल ऑफ रिएक्टेंट, एक मोल से कितने मोल ऑफ रिएक्टेंट आपके बन, प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं. ठीक है,
अब देखो यहां पर ये एज आइसोप्रोपेन है, हीट किया तो N2+C6H14 बना। इसके लिए N की वैल्यू क्या है बेटा जी? 2। क्या ही? N की वैल्यू 2 है। तो इट इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट एंड प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट टाइम टी इज पीटी, देन रेट कांस्टेंट बताओ बेटा। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए है ना। करना क्या है? K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी, है ना। और लॉग यहां पर क्या करना है? N-1 पी नॉट डिवाइड बाय N पी नॉट माइनस क्या करना है? पीटी। क्या करना है? पीटी। ठीक है, बोलो हाँ है ना। तो रिलेशन क्या बन जाएगा बेटा? 2.303 डिवाइड बाई टी। एन की वैल्यू क्या है? 2 है। तो 2 - 1 1 बचेगा, पी नोट आया। और यहाँ पर 2 पी नोट आया और ये पी टी हुआ। तो ये तो कहानी होगी बेटा जी किसकी? पी नोट एंड पी टी की फॉर्म में। एक रिलेशन और पूछा जाता है किसकी फॉर्म में? कि अगर पी नोट है, पी टी है और पी इंफिनिटी है। क्या दिया हुआ है? पी नोट पी टी एंड पी इंफिनिटी। उसी टाइप की रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो रिलेशन बनेगा के इक्वल्स टू 1/t, है ना। के इक्वल्स टू 1/t, नेचुरल लॉग में लिख रहा हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू पी इंफिनिटी माइनस पी नोट, पी इंफिनिटी माइनस पी नोट डिवाइड बाय पी इंफिनिटी माइनस पी टी। एक जनरल फॉर्म है ये, है ना। करना क्या? देखो ऊपर ए नोट रखना था। क्या रखना था? ए नोट, है ना। ए नोट में किस में से माइनस करना है? बेसिकली पी इन्फिनिटी में से पी नोट को माइनस कर दो। तो और पी एटी चाहिए, उसको पी इन्फिनिटी माइनस पीटी कर दो। एक जनरल फॉर्म है, याद करने का तरीका है कि न्यूमरेटर में ए नोट आता है तो पी इन्फिनिटी से पी नोट माइनस कर देंगे, पी जीरो जीरो टाइम पर जो हमारा प्रेशर रहेगा, इनिशियल प्रेशर। अगर टाइम टी पर प्रेशर गिवन है, पी इन्फिनिटी में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा एटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमारा, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। रिमेंबर। Yes, sir. नेक्स्ट, वॉल्यूम मेजरमेंट अगर हम करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये अगेन फॉर गैसियस रिएक्शन है। हम अज्यूम करके चलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, बोलो हाँ या ना। वॉल्यूम ऑफ गैस को हम बहुत ज्यादा मान के है ना। तो इनिशियली अगर अमोनियम नाइट्राइड के मोल्स ए नोट है, ये हमारा क्या होगा? है ना, लिक्विड है, इसको छोड़ दो, ये एक्स बनेगा। ठीक, ये एक्स बना, एक्स के प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये ए नोट था ना, ये भी जीरो रहेगा। ए नोट माइनस एक्स, ये हमारा जो भी है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इस लेट्स वो ये एक्स मान लिया। अब इसके मोल्स को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अमोनिया के मोल्स के रेस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम की। तो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो वॉल्यूम एट टी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। वॉल्यूम ऑफ टी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एट टी इक्वल्स टू टी पर ये प्रोसेस हुई, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट जब रिएक्शन कंप्लीशन होगी, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये कितना बन जाएगा बेटा? ए नोट। कितना बन जाएगा? ए नोट। तो वॉल्यूम एट इनफाइनाइट, वॉल्यूम एट इनफाइनाइट दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। ए नोट का वजह से जो वॉल्यूम आएगा वो वी इंफिनिटी के बराबर आएगा। ठीक है, ए नोट की वैल्यू हमें मिल गई। हमें क्या चाहिए? ए नोट माइनस एक्स। क्या चाहिए? ए नोट माइनस एक्स। तो ए नोट माइनस एक्स जो होगा ना, वो किससे आएगा बेटा? इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, 2 - 1 कर दो। क्या कर दो? 2 - 1। तो ए नोट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इंफिनिटी माइनस वी टी, वी इंफिनिटी माइनस वी टी। ठीक है, और ए नोट की वैल्यू ये रही हमारी, ए नोट एक्स की वैल्यू, ए नोट माइनस एक्स की वैल्यू ये आ गई। करना क्या है? फिर वही बात है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन है उसमें आपको ए नोट और ए नोट माइनस एक्स की वैल्यू रखनी है। ए नोट की वैल्यू क्या रखनी है? वी इंफिनिटी। क्या रखनी है? वी इंफिनिटी। अगर कोई गैसेस प्रोडक्ट आपको मिलता है, और ए नोट माइनस एक्स, वी इंफिनिटी माइनस वी टी, वी इंफिनिटी माइनस वी टी। ठीक है, अरे बोल दो। तो ये इस तरीके का हमारा होता है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं? टाइट्रेशन मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड में हम क्या मेजर करेंगे बेटा? वॉल्यूम मेजरमेंट का दूसरा पार्ट है टाइट्रेशन मेथड।
वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट को हम मेजर करते हैं। टाइट्रेंट क्या होता है? टाइट्रेंट क्या होता है? जो आपके अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को टाइट्रेट कर रहे हैं, हम डिटरमाइन कर रहे हैं नॉन कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है बेसिकली, है ना। और टाइट्रेशन में क्या करना होता है? ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट और, है ना, टाइटर और टाइट्रेंट के इक्वल करना है ना, एनालाइट के। तो बेसिकली करना क्या है, जब आप हाइड्रोलाइज कराओगे CH3COO, मिथाइल एसीटेट है, वाटर आपका एक्सेस में है, उसके रेस्पेक्ट में वो रिएक्शन क्या है बेटा जी? जीरो। H प्लस कमिंग फ्रॉम HCl, HCl की कंसेंट्रेशन मैंने B मान ली, कितनी मान ली? B। ठीक है, तो यहां से कुछ एसिटिक एसिड बनेगा और कुछ क्या बनेगा? मीथेनॉल। अब इस रिएक्शन प्रोसेस को हमें स्टडी करना है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं बेटा जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन हमें करानी है। क्या करानी है? एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, अरे समझ आया? एसिड बेस टाइट्रेशन करानी है। इनिशियली इसके मोल्स होंगे ए नॉट, एट टी इक्वल्स टू टी पर ए नॉट माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर ये खत्म हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा? ए नॉट। ये कितना बन जाएगा? एक्स। ये एक्स बन जाएगा, ये एक्स बन, ये ए नॉट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये इनिशियली जीरो, ये जीरो। अगर मैं इनिशियली वी जीरो लेके चलता हूं, तो वी जीरो क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? पहले HCl प्रेजेंट है और आपका एस्टर प्रेजेंट है, CH3CO, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तब आपने क्या करा? NaOH ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। जो भी आप मोल्स लेके चल रहे हैं HCl के, HCl को वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। तो वॉल्यूम ऑफ NaH दैट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होगा? HCl के लिए। H प्लस कमिंग फ्रॉम HCl। ठीक है, Yes, sir. वॉल्यूम। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट वाला हमें फंडा यूज करना होता है। वॉल्यूम हमारा सैंपल का कांस्टेंट रख, है ना, N1 into मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम V नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जो B हमारा मोल्स रहे होंगे उसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा। एट टाइम T जो वॉल्यूम ऑफ NaH यूज होगा, किस लिए यूज होगा? वॉल्यूम ऑफ NaOH किस लिए यूज होगा बेटा जी? यूज्ड फॉर H प्लस एंड किसके लिए होगा? एसिटिक एसिड। कितना एसिटिक एसिड बन रहा है? दैट इज फॉर्मिंग X, है ना, X अमाउंट बन रहा है ना। इसके मोल्स X बने, इसके मोल्स कितने थे? B। तो यहां से VT विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल आएगा बेटा? अरे B प्लस एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। V इनफाइनाइट, V इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ NaOH अगेन यूज्ड फॉर, क्योंकि H प्लस अभी भी है, किसमें है? अभी भी है ना। टाइट्रेशन जो प्रोसेस करा रहे हो, वो प्रोसेस आपकी उसमें H प्लस प्रोड्यूस होते रहते हैं, कंज्यूम होते रहते हैं H प्लस के लिए। एंड एसिटिक एसिड कितना बना? एसिटिक एसिड ये इनिशियली बी लेके चले हैं, वो तो बी ही रहेगा। और इसकी कंसेंट्रेशन कितनी बनेगी? ए नोट। कितनी बनेगी? ए नोट। तो यहां से वी इंफिनिटी जो आएगा बेटा जी, वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा? बी प्लस ए नोट। ये इक्वेशन 3 हो गई। ये तीन इक्वेशंस को हम यूज करते हैं। अगर आप 3 - 2 करते हो, इक्वेशन 3 - 2, तो यहां से v इंफिनिटी माइनस क्या आएगा? vt। वो किसके बराबर आएगा बेटा? vt में b है, ये भी b है, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a नॉट माइनस एक्स के बराबर। किसके बराबर? a नॉट माइनस एक्स के बराबर। और इक्वेशन 3 - 1 करो, इक्वेशन 3 v इंफिनिटी माइनस v नॉट, वो किसके बराबर आएगा? a नॉट के बराबर। देखो ये b है, b माइनस, ये करना है b प्लस ये वाला, b प्लस ए नॉट माइनस बी नॉट, है ना। तो b से b कैंसिल आउट हुआ, तो v इंफिनिटी माइनस वी नॉट जो हमारा वॉल्यूम है, वो ए नॉट के बराबर होगा। तो हमें यही तो चाहिए, अरे यही तो चाहिए। yes, sir. ए नॉट माइनस एक्स चाहिए और ए नॉट चाहिए। तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नोट की जगह हम क्या रखेंगे? वी इंफिनिटी माइनस वी नोट। और
V इंफिनिटी माइनस VT। ठीक है बेटा जी, अरे बोल दो। अब ऑप्टिकल रोटेशन वाला जो फंडा है वो भी सेम इसी तरीके से है ना। उसको मैंने, तो ऑप्टिकली एक्टिव जो होंगे, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज पे जनरली पूछते हैं, कोई और सब्सटेंस लेके आपसे पूछा जा सकता है। इनिशियली ऑप्टिकल रोटेशन अगर हम बात करें, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट इज इक्वल टू आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट, एंड एट टी जो ए नॉट माइनस एक्स होगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे बेटा जी, आर इंफिनिटी माइनस आर टी। तो रिलेशन बिकम्स के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट, है ना, और 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग, इसको मैं आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी, इसको आर टी माइनस क्या लिख दूंगा, आर इंफिनिटी, है ना। आपने क्या लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, -1 से ऊपर -1 से नीचे, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं। दिस इज मॉनिटरिंग ऑफ सम प्रोसेस जो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। Okay. ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो हम बात करते हैं, रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट रेट टेम्परेचर्स, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। जनरली 10 डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, के टी प्लस 10 डिवाइड बाई के टी इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, अगर टेम्परेचर आपका 35 से 55 गए हो तो वहां से आप 2 की पावर n की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, किसी फॉर्म में 2 की पावर n की फॉर्म में। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, n टू 10 के मल्टीपल हम लेके चलते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेसिकली इससे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि किस तरीके से रेट हमारा या रेट कांस्टेंट हमारा चेंज हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने में। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम थ्योरीज पढ़ते हैं, दो, कोलिजन थ्योरी एंड अरेनियस थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, है ना। एंड इट इन्वॉल्व्स बायमोलिकुलर कोलिजन, किसको इन्वॉल्व कर रही है, बायमोलिकुलर कोलिजन, बायमोलिकुलर कोलिजन, बायमोलिकुलर कोलिजन को ये इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है, a chemical reaction takes place due to the collision among reactant molecules. Collision frequency, the number of collision taking place per second per unit volume of the reaction mixture, कि per second जो हम क्या लिखते हैं, z, ZAB, ZAA, याद है गैसेस में हम पढ़ते हैं कोलिजन पैरामीटर्स, है ना, उसमें कोलिजन Yes, sir. फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ, है ना, कोलिजन डायमीटर वगैरह वगैरह हम पढ़ते हैं, तो वहीं से z आता है। z इक्वल्स टू क्या होता है, पाई सिग्मा स्क्वायर, है ना, वो वाली चीजें हम बात कर रहे हैं। The number of collisions taking place per second per unit volume of the reaction mixture, the collision that actually produce the product should be effective. Not every collision produce product, not every collision is effective. हर कोलिजन आपका जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है, दे, ऐसा नहीं है कि दो रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, नहीं, उनके लिए इफेक्टिव होने के लिए दो चीजें हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड ओरिएंटेशन बैरियर। क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड ओरिएंटेशन बैरियर। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, अगर हम बात करें, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी a reactant molecule, a reactant molecule should have to convert into product, convert into product। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या है, बेसिकली स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए फॉर द कोलिजन, और इफेक्टिव कोलिजन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम है उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास। अगर उतनी एनर्जी नहीं है तो वो कोलिजन आपका प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। यहां से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ईए। ईए क्या है, कौन बताएगा, ईए क्या है,
एक्टिवेशन एनर्जी Activation की, energy. हाँ बोलो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी? The kinetic energy required for completing a process or a reaction. The minimum kinetic energy required. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, अगर मैं ऐसे बात करूं, देखो हमारे कंटेनर में जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, वो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? कोलाइड, ठीक है। ई टी एच, हाँ बेसिकली उसने कहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी को रीच करने के लिए, उसके इक्वल करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? पैसिव हैं। पैसिव मॉलिक्यूल्स दैट मीन उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो इफेक्टिव कोलिजन, थ्रेशोल्ड जितनी एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो कुछ पैसिव हैं, कुछ एक्टिव हैं। एक्टिव मतलब विच हैज इनफ एनर्जी, दैट मीन्स इनके पास क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। इनके पास क्या है? लेस एनर्जी। तो बेसिकली पैसिव से एक्टिव में आप जा सकते हो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये प्रोसेस जो है बेटा जी दैट इज एंडोथर्मिक। कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होंगे बेटा वो इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल बेसिकली जिनके पास या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कोई रिएक्शन प्रोफाइल बनाता हूं तो यहां रिएक्टेंट है, इसको थोड़ा और ऊपर लग लेते हैं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट यहां से शुरू होगा, एक पीक पे जाएगा, ये मैं लेके चल रहा हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस रिएक्टेंट को टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यहां पर एनर्जी जीरो है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ना यहां से जीरो से, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। बस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कितनी है? इतनी, है ना। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, ये एनर्जी जो है ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, ठीक है। अब यहां से इतना जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी क्या बेटा जी? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन, कि आपको इस पीक तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? पीक तक पहुंचाना है। लेट्स सपोज ये एनर्जी 50 की कितनी है? 50 किलो जूल। रिएक्टेंट के पास कितनी है? 20 किलो जूल। कितनी है? 20। तो कितनी चाहिए? 30। किसको? पैसिव मॉलिक्यूल्स को। सारे मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनके पास कम थी, जैसे 20। तो 20 को 30 चाहिए, तो 30 जो हम अमाउंट दे रहे हैं दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड टिल्ट एच, ठीक है। एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से यहां, अगर मैं इसको ई ए फॉरवर्ड बोल रहा हूं तो इसको हम बोलेंगे ई ए ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। ई ए ऑफ बैकवर्ड। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ई ए क्या है बेटा जी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। एक्सेस एनर्जी लिख दो, उसको क्या लिख दो? मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस एनर्जी required by reactant molecules, by reactant molecules to participate in reaction, to participate in reaction, है ना। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, अगर नहीं है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। सही है बच्चा। तो ई ए जो होता है ना, ई ए क्या हो जाएगा फिर? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस, क्या करेंगे? ई ए क्या? थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी पजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कितनी है? ये वाली, ये जो एनर्जी है रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है यहां से यहां, ठीक है। तो यहां लिख लो एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के पास अपनी कितनी एनर्जी है ना,
उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर 2 पॉइंट हम लिखेंगे। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या होता है बेटा जी, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो, क्या हो जाएगी, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी जीरो। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। ई ए जो होगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलो, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक, ओरिएंटेशन बैरियर सेकंड पैरामीटर है। अब देखो ओरिएंटेशन क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर डायरेक्शन टू मेक इफेक्टिव कोलिजन्स। A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, तो उसको कोलाइड करने के लिए हेड टू हेड कोलिजन हम करा रहे हैं। तो ये A के मॉलिक्यूल्स हैं, A2, दिस इज B2, तो यहां से ये A इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो AB बना, A बना। क्लियर है, प्रॉपर ओरिएंटेशन हुई तो प्रोडक्ट बना। अगर आप इसको इस तरीके से लेके आ रहे हो कि A इस तरीके से है और ये B इस तरीके से है, दिस इज A2 मॉलिक्यूल, ये B2 मॉलिक्यूल, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, यहां से ये इसके साथ कोलिजन करेगा, तो आपका है ना, दिस इज नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, क्या चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो वो कोलिजन आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी ZAB, है ना, जो अगर आप अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेकर चल रहे हो, सेम मॉलिक्यूल्स हैं ZA, एंड फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को हम बोल्ट्जमैन थ्योरी से हम निकालते हैं, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू EA और एक्सीड्स ओवर इट इनटू फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहां से आता है रेट, रेट इज इक्वल्स या प्रोपोर्शनल टू ZAB, ZAB that is collision frequency into एनर्जी टर्म E की पावर माइनस EA बाई RT इंटू P। ठीक है, ZAB को हम क्या लिखते हैं, पाई सिग्मा स्क्वायर AB कोलिजन डायमीटर इंटू U एवरेज अंडर रूट 8 RT बाय पाई म्यू यूज करना है क्योंकि AB रिड्यूस मास यूज करना है बेटा, इंटू N स्टार A N स्टार B इंटू E की पावर माइनस EA बाय RT इंटू P। P क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, P इज स्टेरिक फैक्टर, P इज स्टेरिक फैक्टर। जनरली अगर हम बात करें, थ्योरेटिकली इसकी बात करें, जनरली स्मॉलर देन 1, जनरली स्मॉलर देन 1। ठीक है, स्मॉलर देन 1 कब होगा, इसके लिए हम बात करते हैं, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, स्मॉलर देन 1 कब होगा, ठीक, ये अरेनियस ने प्रेडिक्ट किया था, अरेनियस थ्योरी पे अभी हम आएंगे, प्रेडिक्टेड बाय, है ना, थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड बाय अरेनियस। अरेनियस में एक हम फैक्टर यूज करते हैं ना, A, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तो P बेसिकली A एक्सपेरिमेंटली डिवाइड बाय A कैलकुलेटेड, ये थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ए क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। कहां पढ़ा था, कहां पढ़ेंगे, अब ये थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अरेनियस इक्वेशन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तो एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग अरेनियस इक्वेशन और एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो पी, अब अगर एक्सपेरिमेंटल ए की वैल्यू मोर देन ए कैलकुलेटेड है ना, अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, पी इज ग्रेटर देन 1, क्या हो जाएगा, पी इज ग्रेटर देन 1। वेरी रेयर केसेस हैं, वेरी स्मॉल केसेस ऑफ रिएक्शंस, बहुत कम ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें ऐसे केस मिलते हैं। ठीक है, और दोज रिएक्शंस फॉलो
आयनिक मैकेनिज्म, उसको हम डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं हायर स्टडीज में, ठीक है। सेकेंड, इफ ए एक्सपेरिमेंटल इज लेस देन ए कैलकुलेटेड, ये हमारा नॉर्मल है, तो वहां पर पी की वैल्यू बेटा जी लेस देन 1 होगी। क्या होगी? ए की वैल्यू लेस देन 1, ठीक है। स्मॉलर वैल्यू ऑफ पी अगर है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ पी अगर है, तो बेटा जी आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। स्मॉलर वैल्यू ऑफ पी क्या बताएगा? एक कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, एक कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। रिएक्शन कैसी होगी? स्लो। प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है ना, स्टेरिक फैक्टर आ गया वहां। एक कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, स्मॉलर वैल्यू ऑफ पी, रिएक्शन इज स्लो, ठीक है। मोर वैल्यू ऑफ पी, है ना, अगर हायर वैल्यू ऑफ पी है तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है ना। हायर वैल्यू ऑफ पी, फास्टर रिएक्शन, फास्टर रिएक्शन, फास्टर रिएक्शन है तो उसको आपको कैटलिस्ट की रिक्वायर्ड नहीं होगी। कैटलिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, कैटलिस्ट नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन क्या कहता है बेटा जी? इंपेरिकल रिलेशन देता है। क्या देता है? इंपेरिकल रिलेशन देता है किसके बीच में? अरे बोल भी दो, ये तो पढ़ा है। इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, है ना, रेट बोल दो, फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए एंड टेम्परेचर। तो K इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। हेयर ए क्या बेटा जी? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है बेटा जी 0 से 1 के बीच। किसके बीच? 0 से 1 के बीच, ठीक है। ए की वैल्यू जो है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू जो है, सॉरी स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू 0 से 1 के बीच है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट कर दो तो डी एल एन का के बाय डी टी वो क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू ई ए बाय आर टी स्क्वायर। क्या आएगा? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वहां से रिलेशन बनता है एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल्स टू ई ए बाय आर 1 अपॉन में टी वन डिवाइड बाई 1 अपॉन में टी टू एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, अगर आप K2 और K1 की बात कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आप ग्राफ बनाओगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1, तो एक ग्राफ हमारा कैसा आएगा कि K वर्सेस T का ग्राफ बनाते हैं, और दूसरा ग्राफ जो बनाते हैं हम बनाते हैं के एल एन के या लॉग के, एल एन के वर्सेस 1/T। दो ग्राफ हम बात करते हैं। तो ये जो ग्राफ है ना, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 हम बना रहे हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, K इक्वल्स टू A इंटू e raised to power minus e by rt। तो दिस इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। तो यहां से ये कुछ इस तरीके से जाएगा, आफ्टर सम टाइम ये इस तरीके से आता है, ठीक है। K वर्सेस T, K वर्सेस T एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा। क्या होगा? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। एल एन के वर्सेस, तो ये वाला ग्राफ हम बनाते हैं, एल एन के वर्सेस ये वाला, बाय यूजिंग इक्वेशन 2। तो वहां से ये नेगेटिव है ना, इस तरीके से जाएगा। स्लोप क्या होगा बेटा जी? स्लोप विल बी इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई आर। अगर लोग के यूज करते हो तो वहां से माइनस ई ए बाई 2.303 आर आ जाता है। और इंटरसेप्ट क्या होगा वाई एक्सिस पर? दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है बेटा। तो ये अरेनियस का है। अरेनियस पे ग्राफ पे ये क्वेश्चन होगा। एक चीज याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए जो भी आपके डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, है ना, रेट वर्सेस टाइम, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, टी हाफ वर्सेस रेट कांस्टेंट, वो सारे ग्राफ आप देख लेना, ठीक है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पीवाईक्यू है।
A gives P द टेम्परेचर T डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ इक्वेशन। तो यहां से आपसे पूछा द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर द फॉलोइंग एंड एक्टिवेशन एनर्जी आपको बताना था। तो इसको क्या करना है बेटा, log k इक्वल्स टू, है ना, log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, इससे कंपेयर कर लेना है। किससे कंपेयर कर लेना, ई ए बाय 2.303 आर टी। तो log a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, log a की वैल्यू आ जाएगी 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10⁻6, ठीक है। और माइनस ई ए बाय 2.303 आर की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, -2000 के बराबर। यहां से ई ए कैलकुलेट कर लेना। आर की वैल्यू इन्होंने मेंशन नहीं करी है, तो उस तरीके से हम कर लेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2000 इंटू 2.303 इंटू 8.314, ठीक है। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 16.6 कैसे आ रहा है, 16.6 तो नहीं आ रहा, किसने किया था सी आंसर, है ना, डी आएगा, हाँ। 8 टू है ना, 8 टू 16 और 2.3 करोगे तो ऑलमोस्ट 38 के आसपास वैल्यू आएगी। डी होगा आंसर, ठीक है, इसके आसपास आएगी वैल्यू, चेक कर लेना। अब व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरेनियस या एक्टिवेशन एनर्जी। लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही रेट कांस्टेंट आपका कम होगा, है ना। एल एन के इक्वल्स टू, ये देखो ना इस वाली इक्वेशन से, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बार टी। अगर आपने ये बढ़ाया, है ना, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, डिक्रीज होगी। लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन के। रेट कांस्टेंट पर लार्जर इफेक्ट होगा कब, जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी, है ना, ये वाली इफेक्ट की बात करें। एट लोअर टेम्परेचर्स इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज मोर चेंज इन वैल्यू ऑफ के देन एट हायर टेम्परेचर्स, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है, लोअर टेम्परेचर की हम बात, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं बेसिकली, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन को कराने की बात कर रहे हैं, ठीक। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, in presence of catalyst a reaction follows a new pathway with lower energy barrier that is called activation energy। activation energy को डिक्रीज करता है कौन, कैटलिस्ट, ठीक है। a catalyst does not participate, does not consume during the reaction, ठीक है, participate करेगा but that provides a different pathway। a catalyst does not change gives energy enthalpy change equilibrium constant of a reaction। इन पैरामीटर्स को चेंज नहीं करेगा, किसको चेंज करेगा, रेट कांस्टेंट को। किसको चेंज करेगा, रेट कांस्टेंट, ठीक है। कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम रेट की बात करेंगे, ए इंटू ई रेज टू पावर ई डैश ए डिवाइड बाय आर टी, है ना, सेम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। के दिस इज एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ए इंटू ई की पावर ए बार टी। तो यहां से ए इंटू जो डिफरेंस है ई ए माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी। तो इस तरीके से अपन क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन। अब अगर आप रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करा रहे हो, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में सेम स्पीड से रिएक्शन करवाना चाह रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर, रिएक्शन फास्ट करानी पड़ेगी। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपने बनाया, द रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट एनी टेम्परेचर T1 may be made equal to rate of reaction in absence of catalyst, but for that process आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। Assume that temperature is T2, तो अब डेफिनेटली दोनों केस में रेट क्या होगा बेटा, सेम। क्या होगा, रेट विल बी इक्वल, है ना, रेट क्या होगा, इक्वल होगा। रेट अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बात कर रहे हैं, दैट विल इक्वल्स टू रेट एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। बट टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो A इक्वल्स टू ई ए डैश बाय आर टी वन, दैट विल इक्वल्स टू ई ए माइनस ई ए बाय आर टी टू। रेट इक्वल है तो यहां से ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर वाली चीजें खत्म। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो।
अगर आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए गए तो यहां से ई ए डैश क्या है बेटा, ई ए डैश क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। और ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन absence ऑफ कैटलिस्ट, इन absence ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अरे सही है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर फॉलो करता है तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ हम यूज करते हैं। रेट कांस्टेंट को हम लिखते हैं बेटा जी किस फॉर्म में, लैम्डा की फॉर्म में। रेट कांस्टेंट इज रिटर्न एज लैम्डा, के नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है, के हम जनरली यूज, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ना। एंड एन नोट, ए नोट की जगह हम एन नोट यूज करते हैं। नंबर, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और एनटी क्या होगा बेटा जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट टाइम टी आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव एट टाइम टी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा जी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/t नेचुरल लॉग एन नॉट बाय एन टी, ये हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डीके की बात अगर मैं करता हूं, टाइप्स ऑफ डीके अल्फा बीटा गामा, है ना। अल्फा डीके फर्स्ट हम बात करते हैं, अल्फा डीके। अल्फा डीके क्या है, बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस हम रिमूव कर रहे होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई जो हमारा है वो जा रहा होता है। तो यहां से दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई, क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई, पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, है ना। तो इससे क्या होगा, मास नंबर किससे रिड्यूस होगा, मास नंबर रिड्यूस्ड बाय 4, जेड एटॉमिक नंबर रिड्यूस्ड बाय 2, रिड्यूस्ड बाय 2, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। बीटा डीके, बीटा डीके क्या है, बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेके हम चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेट्रॉन, ठीक है। दो पार्ट में हम लेके चलते हैं, नेगेट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। जेड, अगर आपका बीटा नेगेटिव जा रहा है तो जेड आपका इंक्रीज होगा बाय 1, जेड इंक्रीज बाय 1। न्यूट्रॉन से, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां से प्रोटॉन बनता है, ठीक है। न्यूट्रॉन से मास नंबर हमारा एज इट इज रहा, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना यार, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल पार्टिकल से, है ना, तो इस तरीके से एक्स से आपने क्या निकाला, एक बीटा डीके हुआ, नेगेट्रॉन निकला, तो जेड की वैल्यू बाय 1 हम इंक्रीज कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज बाय 1, प्रोटॉन बढ़ जाएगा। पॉजिट्रॉन बीटा प्लस की फॉर्म में, जेड डिक्रीजेस बाय 1, है ना, तो जेड में -1 कर देना। के कैप्चर, कैप्चर ऑफ के सेल इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस। अब होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कंज्यूम कर जाता है, क्या कर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कंज्यूम कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रॉन में बेसिकली कन्वर्ट हो रहा होता है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में, सॉरी, प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग टू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग टू न्यूट्रॉन। चार्ज हमारा -1 हो जाएगा और मास हमारा एज इट इज रहेगा। के कैप्चर, गामा डीके, एमिशन ऑफ एनर्जी, नो चेंज इन जेड एंड मास नंबर, गामा डीके में कुछ नहीं होगा। तो अल्फा बीटा हमारे दो ही मेन पार्ट्स हैं, उनको याद रखना। सीक्वेंशियल रिएक्शंस बेसिकली जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंशियल रिएक्शंस, ठीक है। सीक्वेंशियल क्या है कि मैंने आपको बात भी करी थी जब मोल कॉन्सेप्ट की बात करी, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन केमिस्ट्री आर सीक्वेंशियल, कि एक रिएक्शन का प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को हम आगे यूज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो इसकी हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी। आज जो हम करेंगे बेसिकली थियोरेटिकल पार्ट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स मिले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिमिलर तरीके से हम करेंगे कि हाफ डे में हम थ्योरी कर लेंगे, नेक्स्ट डे हम क्वेश्चंस कर लेंगे, या कुछ
डिवाइड करने के इस तरीके से। सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या है ना, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी इज कन्वर्टिंग इनटू सी। तो बी इज बेसिकली इंटरमीडिएट है, क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इनिशियली ए की कंसंट्रेशन ए नोट है, क्या है, ए नोट, सही बात है। एट टाइम टी क्या होगा, ए नॉट that will be equals to concentration of A at T plus concentration of moles की हम बात कर रहे हैं बेसिकली वही होंगे, क्योंकि 1:1 का रेशियो हम लेके चल रहे हैं। एंड दीज K1 एंड K2 बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी है, बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, B प्लस कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम T। ठीक, तो अगर हम A की बात करते हैं, फॉर A माइनस dA/dt होता है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू K1 इंटू ए। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या रिलेशन आता है बेटा जी, ऑन सॉल्विंग ए गिव्स ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस K1T आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस K1 इंटू टी, है ना, वो नेचुरल लॉग वाली फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें dB/dt, डी फॉर्मेशन ऑफ बी की हम बात कर रहे हैं, dB/dt दैट विल बी इक्वल्स टू K1 इंटू ए। फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, सेकंड स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो K2 क्या हो जाएगा, K2B। ठीक है, K1A माइनस K2B। ठीक, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, ए की वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बाय सॉल्विंग दिस, ठीक है, हमें क्या मिलता है कि बी की कंसंट्रेशन जो आती है ना, वो आती है K1A0 डिवाइड बाय K2 माइनस K1 डिवाइड बाय K2 माइनस K1 इनटू ई की पावर माइनस K1T माइनस ई की पावर माइनस K2T। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या है, हमें टी मैक्स निकालना है कि बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम कब होगी, है ना। फॉर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी, फॉर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना, दैट इज एट टी मैक्स, तो हम क्या करते हैं, dB/dt को जीरो इक्वल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, dB/dt को जीरो इक्वल कर दो भाई, dB/dt डिफरेंशिएट करो, जीरो इक्वल कर दो। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आता है, टी मैक्स, अगर हम बात करें टी मैक्स विल बी इक्वल्स टू 1/K1 माइनस K2, 1/K1 माइनस K2 इंटू ln K1/K2। जो भी आप इधर न्यूमरेटर में ले रहे हो, देखो याद कैसे रखना, ये टी मैक्स आपका इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टेम्परेचर, सो टेम्परेचर इन टाइम, टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। ये जो भी आप यहाँ ले रहे हो K1 माइनस K2, वही क्या लेना है, K1 ऊपर लेना है, कहाँ लेना है, ऊपर, न्यूमरेटर में वही जाएगा K1/K2। और क्या लिख सकते हो इसको, टी मैक्स को, और मैं ये लिख सकता हूँ 1/K2 माइनस K1, तो यहाँ जाएगा ln K2/K1, है ना। अरे बोल दो K2 उसको रेसिप्रोकल किया, माइनस पावर होगी, वो बाहर आकर इसको माइनस कर देगी, रिवर्स कर देगी। तो दोनों हमारे सही हैं, क्या है, सही है। ठीक है, आपको क्या करना है कि बी मैक्स की कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन लिखना है, किसका, बी मैक्स की, वो आप खुद से करना है। यहां से हम क्या कह रहे हैं, देयर आर टू केसेस, K1 एंड K2। K1 और K2 पे हम दो रिएक्शन प्रोफाइल हम डायग्राम बनाते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अगर K1 आपका बहुत ज्यादा है K2 से, दैट मींस ये जो रिएक्शन आपने कराई है ना बेटा, A गिव्स B गिव्स C, तो K1 की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो A का जो कंजप्शन है इनटू B वो बहुत ज्यादा है, बस B जो C में कन्वर्ट हो रहा है ना, A का कन्वर्जन इनटू B इज फास्टर, तो A बहुत शार्पली डिक्रीज करेगा। तो A की कंसंट्रेशन क्या है ना, वो बहुत शार्पली डिक्रीज कर रही है, ये जो कंसंट्रेशन है वो बहुत शार्पली डिक्रीज कर रही है। बी वो स्लोली डिक्रीज कर रहा है, पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना शुरू होगा। ठीक है, तो दिस इज बी मैक्स, क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, दूसरा केस क्या है, अगर आपकी सेकंड रिएक्शन बहुत फास्टर है एज कंपेयर टू K1, तो भैया जितना बेसिकली होगा क्या, K1 से ए से बी बन रहा है, बी बनते ही तुरंत किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सी में। क्या कह रहा हूं, ए से बी बना, बी से तुरंत सी बन गया। ठीक है, तो उस तरीके का ग्राफ हमारा ये वाला रहेगा। तो बी की कंसंट्रेशन इज नियरली कांस्टेंट, बहुत नेग्लिजिबल रहेगी।
ए की कंसंट्रेशन स्लोली डिक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, स्लोली। ये सी की कंसंट्रेशन आपकी फास्टली इंक्रीज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन कोई बताएगा? पैरेलल रिएक्शन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक में, हम करते हैं ना यार, एक ही रिएक्टेंट से हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं। और तो Yes, sir. पैरा बोल दो, और तो पैरा सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है ना। फिनोल पर रिएक्शन करा रहे हो और तो पैरा का मिक्सचर मिलता है, ए से बी बना, ए से सी बना। यहाँ भी हम ये K1 होगा और ये क्या होगा, K2। रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज माइनस dA/dt, that is equals to K1 into A. Rate of second reaction minus dA/dt divided by dt is equals to K2A. ओवरऑल A हमारा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा बेटा जी, ओवरऑल रेट है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस dA/dt। क्या करना है, माइनस dA/dt। अरे बोल दो क्या बनेगा, K1 प्लस K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दोनों, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। इस K1 के प्लस K2 को हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, K डैश इंटू ए माइनस dA/dt। यहां से अब क्या करना है, K1 प्लस K2 की वैल्यू दी होगी, उसको ऐड करके आप K डैश निकाल लोगे, और ln A0 बाय AT इज इक्वल्स टू K इंटू टी। ये फर्स्ट ऑर्डर आपका, इस तरीके से आप कंसंट्रेशन ऑफ A एट डिफरेंट टाइम आप निकाल सकते हो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ B और C की अगर हम बात करें, dB/dt वो क्या होगा, K1 इंटू AT, K1 इंटू AT एट टाइम T जो कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन ऑफ C क्या होगी बेटा जी, चेंजिंग, तो K1 इंटू ये हो जाएगा K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर देंगे, तो यहां से हमें कंसंट्रेशन ऑफ B/T कंसंट्रेशन ऑफ C/T इनको यूज कर लेंगे, तो यहां से जाएगा K1/K2 के बराबर, किसके बराबर, K1/K2 के बराबर आएगा। तो रेशियो अगर गिवन है K1/K2 से, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ B/C निकाल सकते हो, ठीक है। K1/K2, लेट्स सपोज आपको B दे दिया, K1 K2 दे दिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ C बतानी है टाइम T, तो आप इस रेशियो को यूज कर देना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने कर लिया कवर, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, प्लॉट्स showing the variation of rate constant K with temperature T are given below। K की with respect to temperature आपको रिलेशन बताना है, द प्लॉट फॉलोइंग अरेनियस इक्वेशन से। किससे, अरेनियस इक्वेशन से। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, अरेनियस इक्वेशन अभी तो लिखा था K इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस EA/RT। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, K एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, K एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। तो ऑप्शन ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। किसी को कोई डाउट है बोल देंगे, बोलो भाई, क्लियर है राहुल, ओके। नेक्स्ट इज, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है। फॉर द गिवन रिएक्शन, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन था। फॉर द गिवन सीक्वेंशियल रिएक्शन ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, K1 K2 है ना। आपको ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है। क्या बताना है, टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम, टाइम एट विच बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम। तो क्या करना है, टी मैक्स का फॉर्मूला हमें याद है, 1/K1 - K2 ln K1/K2। जो K1 आपका पहले आएगा वही K1 आपका लॉग वाली वैल्यू में ऊपर जाएगा, ठीक है, याद रखोगे। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। चलो, in dilute aqueous H2SO4 the complex diaqua dioxyleto ferrate 2 is oxidized by MnO4 minus, है ना। तो Fe+2 से किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में जाएगा भाई,
ठीक है। फॉर दिस रिएक्शन द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO4 माइनस। तो अगर हम MnO4 माइनस के एसिडिक मीडियम में बात करते हैं, MnO4 H प्लस में जाएगा, है ना, तो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करा रहे हो Mn+2 में जाएगा, एंड देयर विल बी सम वाटर 4H2O, बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ 8H प्लस आया, कितना है 8H प्लस, एंड देयर विल बी 5 इलेक्ट्रॉन्स, कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस हो जाएगा MnO4 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस पार्ट के लिए, वो बात कर रहा है रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड दिस। तो अगर मैं लिखूं रेट, क्या लिख रहा हूं मैं, रेट माइनस 1/8 concentration of H plus divided by dt, that will be equals to minus concentration of MnO4 minus divided by dt, है ना। तो ये दोनों चीजें इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल, बट रेशियो निकालना है आपने को। तो रेशियो कैसे हो जाएगा, इस 8 को उधर ले जाओ, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो कंसंट्रेशन चेंज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय dt dMnO4 डिवाइड बाई डी टी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 8, क्या जाएगी 8। क्या किया है हमने, ये कंसंट्रेशन टर्म, ये वाली कंसंट्रेशन टर्म हमें क्या चाहिए न्यूमरेटर में, इसके रेस्पेक्ट में इसका रेशियो बताना था। ठीक है, क्या बताना था, रेशियो। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डी टी डी MnO4 डिवाइड बाई डी टी, तो इस तरीके से हम बना लेंगे, क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिएक्शन बैलेंस करनी होगी, क्या करनी होगी, रिएक्शन बैलेंस, है ना। मैंने आपसे कहा था ना अभी स्टार्टिंग में जब हमने अमोनिया वाला क्वेश्चन की बात करी थी, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, कहाँ है, ये रहा, स्टार्टिंग में ये कहा था ना मैंने, क्वेश्चंस आ रहे हैं बट दे आर बिट ट्रिकी। इसी से तो यूज करा हमने, रेट को ही तो यूज करा है, रेट एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या यूज करा है, रेट एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलो वापस पहुंचते हैं वहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, P प्लस Q गिव्स R प्लस S। ठीक है, Q के लिए उन्होंने ग्राफ दे दिया है ना। तो अगर हम इसका बात करें, रेट जो होगा दैट विल इक्वल्स टू कांस्टेंट P की पावर अल्फा Q की पावर बीटा, है ना, इस तरीके से होगा। P के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आपका अल्फा है, Q के रेस्पेक्ट में बीटा। उन्होंने Q के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ दिया है, कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, Q नॉट माइनस क्यू टी इज इक्वल्स टू के टी। बोलो हाँ है ना, कौन सी रिएक्शन है ना, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, क्यू टी को बेसिकली उधर रखना, ये हो जाएगा आपका क्यू नोट, उधर जाएगा, हाँ ये तो होगा क्यू कंसंट्रेशन एट टाइम टी, उधर से इधर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू नोट माइनस के टी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, नेगेटिव स्लोप है। तो बेसिकली बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हुआ बेटा जी, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हुआ जीरो ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। अब उन्होंने क्या कहा है, द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ पी, 75 के लिए जो आपका टाइम चाहिए ना, दैट इज ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन फॉर द 50% रिएक्शन ऑफ बी। पी 50% है ना, पी से P/2 गया, पी से P/2 गया, है ना, उसके लिए T1 हुआ, और यहां से P/4। ठीक है, यही होगा ना, 75% हो गया। तो यहां से क्या है, ये जो आपका टाइम है, टाइम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T1। तो ये किस में फॉलो करते हैं हम इसको, फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, सॉरी पी के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू पी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया बेटा जी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1। सी क्यों आंसर दिया आपने, सी कौन बोल रहा था, किसी ने सी आंसर दिया था ना। बेटा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, लेट मी चेक, सी किसने दिया था आंसर, राहुल, विशाल, राहुल, चलो वो तो पहले वाले को हो गया इसका। बेटा पूरा क्वेश्चन पढ़ो ना, सी नहीं होगा आंसर, ओवरऑल ऑर्डर बताना है, क्या बताना है, ओवरऑल ऑर्डर।
तो 1 प्लस 0, बी के रेस्पेक्ट में 0 है, ओवरऑल 1 है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अरे सही है। चलो ये क्वेश्चन देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन आर दिस। रेशियो बताना है, क्या बताना है? रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अरे बोल दो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टाइम का रिलेशन T इक्वल्स टू 1/k ln A0/80। ठीक है, यही तो रिलेशन होगा, A0/80। तो अगर T इक्वल्स टू 1/8 है ना, T 1/8, तो A0 ये हो गया, तो 80 क्या हो जाएगा बेटा? 80 विल बी इक्वल्स टू A0 का कितना होगा? बोलो। टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/2 है ना, बाय नहीं है, 2 है। A0/8 कर देंगे, क्या कर देंगे? A0/8। दिस विल बी A0/8 है ना। तो T 1/8 क्या हो जाएगी बेटा जी? 1/k ln, हाँ 9 आंसर आ जाएगा। देखो यहां से आ जाएगा 8, A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, A0 डिवाइड बाय A0/8, ये 8 ऊपर गया, तो यहाँ से आया T 1/8 इज इक्वल्स टू 1/k ln 8। ठीक है, चलो एक इक्वेशन हो गई। T 1/10 के लिए 1/k ln A0, और ये हो जाएगा A0/10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? T 1/10 1/k, और ये हो जाएगा ln 10। इक्वेशन 2। रेशियो बताना है, क्या बताना? रेशियो। तो T 1/8 डिवाइड बाई T 1/10, के से के कैंसिल कर देंगे, तो ln 8 है, उसको कर दो 2 की पावर 3, 3 ln 2 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा ln 10। ln 10 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? ln 10 की वैल्यू, अरे नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू 2.303, 2.303 है ना। अरे यही होगी ना, बोल दो भाई। ठीक है, ऊपर हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू नेचुरल लॉग उसको 2.303, और लॉग 2 की वैल्यू 0.3 डिवाइड बाय 2.303, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0.9 आया। क्या है? 0.9। हमें क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई। क्या करना है? T 1/8 डिवाइड बाई T 1/10 इंटू 10 करना था। क्या करना है? 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा कितना आंसर आया? 9। कितना आंसर आया? 9। ठीक है, इस तरीके से फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये प्रेशर वाला क्वेश्चन है बेटा, बताया था ना मैंने, ए गिव्स 2B+C। तो यहां से 2B+C है, P0 और PT का रिलेशन दिया हुआ है। किसका रिलेशन दिया? P0/PT, एंड T 1/3 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू रीच 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, वो टाइम पीरियड के साथ रिलेशन है। तो पहले हमें किसके साथ बनाना है? LNP वर्सेस T वाला, फर्स्ट वाला ग्राफ की अगर हम बात करें, तो आप पहले इक्वेशन ड्राइव कर लोगे, ए गिव्स 2B+C। ठीक है, ए 2B+C से आप क्या बनाओगे? इक्वेशन कौन सी? के वाली। तो यहां से के इक्वल्स टू क्या बनेगा? 2.303। अच्छा नेचुरल लॉग में है, इसमें नेचुरल लॉग 1/T ln, क्या फॉर्मूला था बोलो जल्दी? ऊपर के रखते थे n-1 P0 डिवाइड में, नीचे के रखते थे n P0 -PT। -PT। बोलो हाँ है ना। देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है बस। 1/T ln n, तो अब भाई रख दो वैल्यू। n की वैल्यू क्या है बोलो? n क्या है? n इक्वल्स टू 3 है। क्या है? n इक्वल्स टू 3 है, पुट कर दो वैल्यू। तो t को मैं इधर ले गया, 1/k ln, यहां से ये बचेगा 3 - 1 2P0, 2P0 डिवाइड में यहाँ बचेगा 3P0 -PT। ठीक है भाई, अब ग्राफ किसका बनाना है? 3P0 वर्सेस टी। किसका? 3P0 वर्सेस टी, AT वर्सेस टी वाला ग्राफ है बेसिकली, है ना। तो इसको क्या करना भाई? सिंप्लीफाई कर लो।
ठीक है, k इंटू टी इक्वल्स टू ln 2p0 माइनस ln 3p0 माइनस pt, ये तो बनेगा y इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना। इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ, ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो ln, क्योंकि y एक्सिस पे हमें क्या रखना है, प्रेशर, 3p0 माइनस pt, दैट विल बी इक्वल्स टू ln 2p0 माइनस, यहाँ क्या जाएगा k इंटू टी। सही है भाई, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा। y इक्वल्स टू ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस और यहाँ पर प्लस mx, m क्या है, माइनस के, बिल्कुल सही, a सही है, क्या है, सही है, बोलो हाँ या ना। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेसिकली, तो T1/3, है ना, T1/3 की अगर हम बात करें इस वाले फॉर्मूले से, T1/3 और 3p0, है ना, अच्छा A0 की कंसंट्रेशन, A0 और T1/3 का रिलेशन आपको बताना है, तो क्या होगा बेटा, T इक्वल्स टू 1/k ln 1/3 में क्या जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 और फाइनल क्या जाएगा, A0/3, क्या हो जाएगी, A0/3, तो A0 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो T इज 1/k ln 3, 1 A partial pressure of A to reach वन थर्ड ऑफ इट, वन थर्ड, हाँ जी सही है। तो आपका क्या है, T1/3 इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A0, है ना। आपने क्या करा, A0 से A0/3 गए, तो ये रिलेशन बना T1/3 और ln 1/k ln 3, तो इंडिपेंडेंट ऑफ A0 आया, तो ये वाला तो गलत आया भाई, कांस्टेंट आना चाहिए। सिमिलरली ln p0 माइनस pt, ये वाला ग्राफ हमारा ये वाला आया, तो ये वाला गलत हो गया। रेट ऑफ, रेट कांस्टेंट वर्सेस A0, रेट कांस्टेंट और A0 का कोई रिलेशन नहीं है। रेट कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा जी, कैटलिस्ट और टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट हमने बात करी थी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, तो ये कांस्टेंट है, ये सही है, ए और डी इसका आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा, ए एंड डी। अरे समझ आया, बोल दो, ठीक है, ओके। द डिकम्पोजिशन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, इसको ट्राई करना। जो मैंने वो रेट कांस्टेंट वाला रिलेशन बताया था ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का खेल है, किसका खेल है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का खेल है, ध्यान रखना, ठीक है। रेट कांस्टेंट में 2 को इन्वॉल्व कर लेना, है ना, n इंटू के कर लेंगे, ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। जो हम dx बाई dt लिख रहे होते हैं, dx बाई dt को, तो वो क्या होता है, बेसिकली हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, 1, है ना। अगर आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, के डैश यूज करना, तो 2 × 5 × 10⁻⁴ ये यूज करना है, क्या यूज करना है, 2 × 10⁻⁴, दैट इज 10⁻³ आपको यूज करना है बेटा जी, ठीक है, अरे बोल दो, ठीक है। ये के आप यूज करोगे, फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन बन जाएगा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन बन जाएगा उसमें, ये 1/, अच्छा टी बताना है ना अपने को, टी इक्वल्स टू 1/k डैश लेना, क्या लेना है, के डैश, है ना, के डैश इक्वल्स टू ln, प्रेशर दिया है ना, इनिशियल प्रेशर 1 atm, आफ्टर दैट 1.5 हुआ, p0 माइनस एक्स एक्स 2.5, इसको आप होमवर्क है, आप करना, इसको मैं फिर डिस्कस करूंगा। For a elementary reaction M to N, the rate of disappearance of M increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of M, है ना। अरे बहुत सिंपल है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, 2018-19 में आया था ये। रेट इज इक्वल्स टू, अब हम लिखते हैं कि M की पावर N, है ना। अब रेट 2 क्या आया बेटा जी, अगर आपने कंसंट्रेशन इनिशियली M की मानी क्या, X, अब क्या मानोगे, M इक्वल्स टू 2x, तो 2x की पावर n किया, तो ये रेट 2 जो आया, क्या बना वो, 8 टाइम्स ऑफ रेट 2 इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ रेट 1, ठीक है। रेट 2 इधर है, इसको आप कर लो भाई, पुट कर देंगे, 8 टाइम्स ऑफ रेट 1 इज इक्वल्स टू k इंटू 2 की पावर n,
2 की पावर n और ये x की पावर n आ जाएगा, x की पावर n। यहाँ से हम m को जो x रख देंगे तो ये रेट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 8 आया, n की वैल्यू कितनी आई 3, कितनी आई 3। n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। ये तो सिंपल था, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। इसको मैं कल कराऊंगा बेटा, ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस इट टुमारो। रेडियो एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इन द डीके प्रोसेस, ठीक है, 92 से 90 गए, यहां से यहाँ 4 का डिग्री है, यहां से जहां, तो x1 क्या हुआ बेटा जी, अल्फा पार्टिकल, क्या हुआ, अल्फा, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। कैसा होता है, x1 इज पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, तो x1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिवली चार्ज है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, किधर मूव करेगा, नेगेटिव। तो ऑप्शन आपका x1 के लिए ये हो गया। नेक्स्ट पूछते हैं, थोरियम से आप x2 निकाला तो मास तो सेम रहा, क्या रहा, मास आपका सेम रहा 234, एटॉमिक नंबर 1 से, तो यहाँ क्या हुआ, बीटा एमिशन। क्या हुआ बेटा जी, बीटा एमिशन, क्या हुआ, बीटा एमिशन। ठीक है, पीए से x3 गया तो वहां से 234 है और एक स्पीसीज Z बन रहा है, ठीक, एंड माइनस x4 हुआ तो वहां से 230 और 90, यहां से यहां जा रहे हो, 234 से x है ना, -4 हो रहा है, तो यहाँ एक अल्फा निकल रहा है ना बेटा, क्या निकल रहा है, अल्फा। ये अल्फा एमिशन हुआ, तो यहां से यहां जाने पर ये -2 हुआ होगा, तो वापस आओगे तो क्या कर दोगे, 90 + 2, क्या कर दोगे, 90 + 2, 90 + 2 92 आया, ठीक है, क्या आया 92। Z से TH जाने में 234 से आप कहाँ गए 230, कहाँ गए 230, तो ये 90 है। अब माइनस अल्फा हुआ है तो बेटा यहाँ भी 90 + 2 रहा होगा, दैट इज 92। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो Z का आइसोटोप हुआ ना बेटा जी। अरे भैया Z क्या है 92 234, एटॉमिक नंबर यूरेनियम का सेम है, Z का सेम है, तो Z इन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, x2 इज बीटा एमिशन हो रहा है, A B एंड C। x3 क्या गामा है, x3 क्या गामा है, नहीं है, x3 क्या है, बीटा है, क्या है, बीटा है, x3 भी क्या है बेटा जी, बीटा है। अरे बोल दो, क्लियर है। अरेनियस इक्वेशन के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे थे, उससे पहले ये है, इन ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन द स्टेरिक फैक्टर P वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी 4.5। इसका मतलब क्या है बेटा जी, P greater than 1, that means A experimental is greater than A calculated। A experimental is फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो आपका एक्सपेरिमेंटल है वो कैलकुलेटेड से ज्यादा है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर, बिल्कुल सही बात है, स्टेरिक फैक्टर से एक्टिवेशन एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, सही बात है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन द प्रेडिक्टेड बाय अर्नियस इक्वेशन, सही है। अगर पी की वैल्यू मोर देन 1 है तो ए एक्सपेरिमेंटल जो है वो ज्यादा है कैलकुलेटेड, जो हमने अर्नियस से किया था, ये भी सही है। स्टेरिक फैक्टर P equals to 4, the reaction will not proceed unless a effective, अरे भैया P की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है, स्मॉलर वैल्यू 1 से होगी तो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड रहता है, अगर 4.5 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा है तो कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, फास्टर रिएक्शन है, क्या है, फास्टर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये गलत हुआ, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन इज हायर देन द डिटरमाइंड द वैल्यू, तो ये कह रहे हैं theoretical value is more than experimental, गलत है, तो A and B are the answers, क्या है, A and B are the answers, क्लियर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस इक्वेशन ए हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो फास्ट होगी या स्लो होगी, हाँ भाई विशाल, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, स्लो होगी। स्लो होगी, तो ये गलत हुआ। rate constant increases with increase in temperature, this is due to greater number of collision whose energy, बिल्कुल सही बात है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लेट्स सपोज दीज आर द मॉलिक्यूल्स
जिनके पास एक्सेस एनर्जी थी। अब जब टेम्परेचर बढ़ा है, ये ग्राफ इस तरीके से जाता है। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये तो ज्यादा ही हो गया। नाउ दीज आर द मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, दैट मींस थ्रेशोल्ड से। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, रेट बढ़ेगा भाई, सही है। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ज्यादा है। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज मेजर ऑफ रेट एट विच द कोलिजन अकर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी। बिल्कुल सही, ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी, कोलिजन्स पर डिपेंड करता है प्री एक्सपोनेंशियल, जेड ए बी इंटू पी। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू जेड ए बी इंटू पी, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अनियस से कंपेयर करेंगे ना हम रेट को, तो ये रिलेशन बनता है। तो यहां पर एनर्जी की बात नहीं करते हैं, यहां पर सिर्फ ओरिएंटेशन और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। दिस इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर, ये 2025 में आया बेटा जी। रेहान आर देयर? सीडो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर बताना है आपको। ठीक है, ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस। यूरेनियम का क्वेश्चन है, वी विल डू दीज क्वेश्चन टुमारो। ठीक है, हम करेंगे इनको। कुछ एक पार्ट बचा हुआ स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम, ये सारे क्वेश्चंस हम कल करते हैं। ठीक है, अरे सही है। और दीज आर योर होमवर्क आल्सो, वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस, आई विल शेयर दीज क्वेश्चंस विद यू एंड ट्राई टू सॉल्व देम। ठीक है, देन वी विल स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल सेल्स की हम बात करेंगे, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे, वो सब चीजें हमें करनी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। तो हमने बेसिकली आज जो पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमने बात की है किस चीज की, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए थियोरेटिकली एंड वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ पीवाईक्यूज। ठीक है, तो अरेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मेन पॉइंट्स में लिखवा दें, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार उन्हीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो दे इट हैज बीन आस्क्ड कंटिन्यूअसली। ये 2023 का क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी पे है। ठीक है, लेटर ऑन ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, यूरेनियम पर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ये रेडियो एक्टिविटी, तो ऐसा नहीं है रेडियो एक्टिविटी नहीं पूछा जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस पूछी जाती हैं, तो हम उनको करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय, आई विल शेयर दीज नोट्स। ठीक है, बाय बाय।